2 साल बाद मैं आखिरकार फिर से अपने पूर्वजों की कब्र पर पहुंचा, लेकिन यहाँ आते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जगह तो वही लग रही थी, आसपास के पेड़ भी मेरी यादों जैसे ही थे, बस पहले से थोड़े ज्यादा बड़े हो चुके थे। खैर, अब आ ही गया हूँ तो वापस थोड़ी जाऊंगा, हर साल की तरह इस साल भी अपने पूर्वजों को याद करने आया। पिछले साल तक तो नौकरी के चक्कर में मेरी जिंदगी की ऐसी तैसी हो रखी थी, इसलिए मैंने कब्र के सामने बैठकर दिल की बात शुरू कर दी। मैंने कहा, दादाजी, ऊपर से अपने इस गरीब पोते पर थोड़ी नजर रखना, इस साल मेरी किस्मत जरा चमकवा देना। आखिर मैं भी हर साल आपके लिए अच्छे खाने पीने का सामान लेकर इतनी दूर आता हूँ, और इस साल मेरी इच्छा भी बहुत छोटी सी है। मुझे पैसा पसंद है और पैसा भी मुझे पसंद करे, चारों तरफ से पैसा मेरी तरफ आए, इतना पैसा आए कि नोट गिनते गिनते मेरे हाथ दुख जाए। लेकिन तभी अचानक मुझे अपनी पीठ के पीछे से ठंडी हवा महसूस हुई। मैंने सोचा, भाई दोपहर के 12 बजे सूरज सिर के ऊपर है, फिर ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा और तुरंत बोला, नहीं भाई, मुझे तुम नहीं चाहिए। असल में मैंने सिर्फ 30 रुपए की अगरबत्ती जलाई थी, लेकिन मांग ऐसे रहा था जैसे पूर्वजों की पूरी संपत्ति मेरे नाम होने वाली। 30 रुपए की अगरबत्ती और इच्छा 30 अरब की। मैंने मजाक में कहा, अगर किसी को मेरी जगह लेटना ही है तो मेरी जगह तुम ही कब्र में जाकर लेट जाओ। लेकिन तभी सामने पड़ा हुआ इंसान अचानक हिलने लगा। मैंने डरते हुए कहा, अरे तुम जाग गए? और फिर धमकी देने लगा, जल्दी उठो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन अगले ही पल मुझे समझ नहीं आया कि सामने वाला इंसान है भी या नहीं। मैंने घबरा कर पूछा, तुम इंसान हो या फिर कुछ और? सामने से बड़ी शांति से जवाब आया, तुम्हें क्या लगता है? मैंने ध्यान से देखा, अरे बाप रे, ये तो मेरी अपनी परदादी थी। मैंने तुरंत कहा, परदादी? वो बोली, हाँ परदादी, लेकिन मुझे इतना बूढ़ा मत समझो, मैं आज भी फूल जैसी खूबसूरत हूँ। मैंने मन ही मन कहा, खूबसूरत तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रिश्ते के हिसाब से देखें तो परदादी ही है। मैंने तुरंत हाथ जोड़ लिया और कहा, परदादी मुझसे गलती हो गई, मैं मजाक कर रहा था। कब्र पर आकर मुझे थोड़ा गंभीर रहना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि आप सच में कब्र से बाहर निकलकर मुझे पकड़ लेंगी। फिर मैंने पूजा के सामान की तरफ देखा, सामान भी इतना कम था कि मुझे खुद शर्माने लगी। मैंने सोचा, इतनी सी अगरबत्ती से तो शायद परदादी का नाश्ता भी पूरा नहीं होगा। मैंने तुरंत कहा, परदादी अगली बार मैं आपके लिए ज्यादा सामान लेकर आऊंगा, पक्का। फिर थोड़ी हिम्मत करके मैंने पूछा, अब मैं घर जा सकता हूँ ना? परदादी ने कहा, अभी नहीं। मैंने पूछा, क्यों? वो बोली, इतने सालों से मैं बाहर नहीं गई, मुझे भी देखना है कि बाहर की दुनिया अब कैसी हो गई। मैंने तुरंत कहा, अरे परदादी आप रहने दीजिए, मैं खुद घर चला जाऊंगा, रास्ता मुझे अच्छे से पता है। लेकिन परदादी ने मेरी बात सुनी ही नहीं। उन्होंने कहा, हम दोनों साथ में घर चलेंगे। मेरे चेहरे की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने मेरा मोबाइल छीन लिया। मैंने तुरंत बहाना बनाया, घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर पर सब बिल्कुल ठीक है, सब लोग बहुत खुश हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन तभी मुझे एक बात याद आई, बाहर उस पुराने राक्षस ने कोई जादुई जाल बिछा रखा था, और अब मुझे समझ आया कि असली मुसीबत क्या है। मैंने घबरा कर कहा, परदादी पोते से गलती हो गई, आप मुझे आखिर ले कहाँ जा रही हैं? लेकिन परदादी तो ऐसे आगे बढ़ रही थी जैसे मेरी कोई बात सुनी ही नहीं। चलते चलते उन्होंने अचानक कहा, मेरा नाम लैन युवान है, मुझे बार बार परदादी परदादी कहकर बूढ़ा मत बनाओ। मैंने सोचा, अब मैं इनका नाम लेकर बुलाऊं भी तो कैसे, इसलिए मैंने कहा, आपका नाम लेना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको